कमरे में एक बार फिर से सन्नाटा छाया तो ये सन्नाटा जैसे आदित्य के लिए दुश्मन बन गया था। जहां पर वो थोड़ी देर इस सन्नाटे की मदद से अपनी चुप्पी को बरकरार रखना चाहता था, वहीं अब ये सन्नाटा बस उसे मारने को दौड़ रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी बॉडी अभी भी सुन्न लग रही थी और वो सिर्फ आंखें खोलकर सीलिंग की तरफ देख रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि वो मृणाली से बात कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझा नहीं पा रहा। उसके मुंह से बहुत सारे शब्द निकलने का इंतजार कर रहे थे, पर जैसे उसकी जुबान में वो हिम्मत ही नहीं आ पा रही थी और वो बस वहां पर बेबस होकर लेटा हुआ था। उसे पता था कि अभी अभी मृणाली ने जो सारी बातें कही हैं वो उन सब के बारे में सीरियस है और शायद वो आदित्य को कभी भी अपने पास नहीं आने देगी। लेकिन आदित्य को ये नहीं पता था कि वो कब मृणाली को अपने उस डर और दुख के बारे में बता पाएगा जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें कर रहा है। वो इतना श्योर था कि जब वो मृणाली को बताएगा तो शायद उस दिन वो अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर होगा या फिर उन दोनों की लड़ाई हो रही होगी। पर वो मृणाली से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था और जितने दुख वो उसे दे सकता था उसने उसे दे दिए थे और अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो इस चीज को लेकर भी खुश था कि इस बार जब वो मनाली गए थे तब मृणाली उसके साथ थी और वो जिंदा थी। उसे पता था कि अगर वो 10,000 साल का सफर करके यहाँ पर वापस आया है और मृणाली को बचा पाया है तो वो उसके साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो उस रिश्ते को सुधारे कैसे, ये भी उसके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। पर यही बात सोचकर उसके दिमाग में थोड़ी उथल पुथल होने लगी और ऐसा लगा जैसे उसके चेस्ट में दर्द हो रहा है। तब उसने अपने चेस्ट पर हाथ लगाया तो वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई तलवार घुसा रहा है। आदित्य को समझ आया कि ये दर्द नॉर्मली नहीं हो रहा था। जब वो मनाली गया था और गोरखपुर से भी आया था और रोजबड में भी आज जब उसने पूरा दिन निकाल दिया था तब उसे ये दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन जब जब वो अनामिका या मृणाली के बारे में सोचता है और ऐसी चीजों के बारे में सोचता है कि वो किस तरह से मृणाली से अपना रिश्ता सही कर लेगा, तभी उसके चेस्ट में दर्द उठता है। उसे एक पल के लिए लगा कि जैसे ये अनामिका का एक श्राप था जो वो अपने चाकू के थ्रू आदित्य की बॉडी में छोड़कर चली गई थी और उसी के साथ उसकी एक सोल का हिस्सा भी था। इसलिए जब जब आदित्य उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन को पैदा करता था और अनामिका को दूर करने की कोशिश करता था तो उस सोल का हिस्सा आदित्य को दर्द देता था। इसलिए वो दर्द से परेशान होने वाला था। वो बस अपने हाथ को चेस्ट पर सहलाता रहा और उस दर्द को कम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसके मन में बातें चल रही थी वैसे वैसे वो दर्द थोड़ा इंक्रीज हो रहा था और एक पॉइंट तो ऐसा आया जहां पर वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाया। तब उसने एक जोर का पंच अपने चेस्ट पर मारा। उसके मारते ही जैसे वो दर्द वहां से धीरे धीरे गायब होने लगा। आदित्य को समझ आया कि जैसे उसने उस सोल को मार दिया है और वो वापस से आदित्य के अंदर सोने जा रही है। जब आदित्य को ये महसूस हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे भी सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी आंखें खुली रखेगा तो वो बहुत सारी बातें सोचता रहेगा और फिर उसे पीस कभी नहीं मिल पाएगी जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। यही बात अपने मन में रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तो जैसे उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब नींद से होते हुए सपनों की दुनिया में चला गया। आज की रात जब आदित्य अपने सपनों की दुनिया में गया तब उसे अपने पापा और दादाजी तो वहां दिख ही रहे थे, साथ में उसे अपनी माँ और मृणाली भी दिख रही थी। वो सब मिलकर उसे ही सारी चीजों के लिए ब्लेम कर रहे थे। सबका यही कहना था कि आदित्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से हैंडल नहीं कर पाता है और फिर चीजें बिगड़ती जाती हैं। आदित्य बस उन सब की बातें सुन रहा था। उसके लिए सब लोग बुरे भी बन रहे थे पर वो किसी को भी कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं और इसीलिए उसे वो सब सुनना पड़ रहा है। वो बस वहीं खड़े रहकर कभी अपने पापा की इस बात को सुनता कि उसने कंपनी हैंडल नहीं की, तो कभी अपने दादाजी की इस बात को सुन रहा था कि वो बुरी लत में पड़ गया। कभी अपनी माँ की इस बात को सुन रहा था कि उसने गोरखपुर को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और फिर मृणाली के उस सवाल को सुन रहा था जो उससे पूछ रही थी कि आखिर क्यों वो उसके पास नहीं जा पाता। आदित्य किसी को भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जुबान उसके गले में एक फांसी का फंदा बन रही है। जैसे जैसे वो उन सब की बातें सुन रहा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था वैसे वैसे वो जुबान टाइट हो रही थी और धीरे धीरे करके उसका गला कस रहा है
उसे समझ आ रहा था कि उसके वर्ड्स ही उसके परिवार के लिए प्रॉब्लम बन रहे थे और इसीलिए उसकी जुबान ही उसकी खुद की जान लेने पर तुली हुई थी। लेकिन उसे इस चंगुल से आजाद होना था और वो अपनी जुबान को खींचते हुए उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे कि वो पॉसिबल नहीं होने वाला था। और उसे पता था कि अगर वो अपने सपने में मर गया तो वो जरूर नर्क में जाएगा। वहां पर उसे अनामिका, अनुराग, निखिल और सुशील मिलेंगे जो उससे और भी ऐसे ही सवाल पूछेंगे और फिर वो वहां से कहीं पर भाग कर नहीं जा पाएगा। जब उसे ये फीलिंग आई तो वो एकदम से चौंक कर उठ गया। उसने आसपास देखा तो मृणाली अभी भी आराम से बेड पर सो रही थी। वहीं खिड़की में से सुबह होती हुई दिख रही थी और उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि सुबह के 5 बज गए हैं। उसके साथ ही उसने एनालाइज किया कि उसके शरीर में हर जगह पसीना आ रहा है और वो बस वहां पर घबराहट में लेटा हुआ था। वो इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो ऐसे सपने आखिर देखता ही क्यों है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बहुत पहले ही लग गया था कि वो जितना इन चीजों के बारे में सोचेगा वो बस उनके बारे में सपना देखता जाएगा और चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। लेकिन वो इस बार चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। वो अपनी लाइफ में एक सिंपल मोटिव बना चुका था कि उसे खुश रहना है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश करने की कोशिश करना है। यही बात सोचकर वो बस वहां पर लेटा रहा और तब उसे अपने चेस्ट में एक बार फिर से वो दर्द भी महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो सोल वापस से जाग गई है और उसे सताने की कोशिश कर रही है। लेकिन आदित्य को उसे सुलाना था क्योंकि इसी तरह से ही वो एक बार अपनी सोच से आजाद हो सकता था। पर शायद उस सोल के ख्याल और दर्द से बाहर निकलने में उसे बहुत टाइम लगने वाला था। इसलिए उसने सोचा कि इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही रहेगा कि वो थोड़ी देर साधना कर ले। उसकी वजह से उसकी हेल्थ भी थोड़ी सही हो जाएगी और उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। यही बात सोचकर वो अपने बेड पर से नीचे उतरा और साधना करने की पोजीशन में आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगा। आंखें बंद करते ही उसे एक बार फिर से अपने सामने वही सारी चीजें दिखने लगी जिनसे वो भाग रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल करने लगा। उसे पता था कि वो इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि किसी का भी कुछ मतलब नहीं है। उसके पापा और दादाजी मर चुके हैं और अनामिका भी मर चुकी है और अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेगा तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। वही रही बात मृणाली और उसकी माँ की, तो वो अपनी माँ को आज ही मनाने वाला था और मृणाली को भी वो थोड़े दिन में मना ही लेगा। जब उसने ये बात सोची तब उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होने लगा और वो बस वैसे ही बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके शरीर से हर बार वाली लाइट निकलने लगी और वो जैसे पूरे कमरे में फैल गई थी। इस चीज से उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था और उसे समझ आ रहा था कि उसके शरीर के सारे घाव भर रहे हैं और उसके चेस्ट में भी जो सोल बैठी हुई थी वो भी आराम से रेस्ट कर रही थी। जब उसे इस बात का आभास हुआ तब उसे अच्छा लगा और थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। जब उसने आंखें खोलकर आसपास देखा तो उसे दिखा कि पूरे कमरे में सनलाइट आ गई थी और वो कमरा भी उसी तरह चमक रहा था जिस तरह उसने मेंशन को कल चमकते हुए देखा था। जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे वहां पर सूरज दिखा जिसकी वजह से उसे इंडिकेशन मिल गया था कि सुबह के 8 बज चुके हैं। फिर वो बेड की तरफ देख रहा था जहां पर मृणाली अब अपनी जगह पर नहीं थी। आदित्य को ऐसा लगा शायद वो बाथरूम में होगी, पर यही बात सोचकर वो खड़ा होकर खिड़की के पास गया और जाकर बाहर के सूरज और लॉन को देखने लगा। रोजबड की पहली सुबह उसे बहुत अच्छी लग रही थी और उसे बहुत रिफ्रेशिंग भी महसूस हो रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह खुशी और रिफ्रेशमेंट उसके साथ कितनी देर रुकने वाला है। लेकिन वो उस व्यू और फीलिंग को एंजॉय करना चाहता था। वो बस सब इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मृणाली बाथरूम में से निकलेगी ताकि वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाए और फिर नीचे चला जाए। उसे आज के दिन में यह भी प्लान करना था कि वो अपनी माँ से कैसे बात करेगा और जुबेर का भेजा हुआ ट्रक भी आने वाला था, इसलिए उसे उसके लिए भी प्रिपेयर होना था। वो बस यही बात सोचकर अपने बेड पर बैठ गया और सामने की दीवार की तरफ देखकर मृणाली का इंतजार करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद भी उसे ना तो मृणाली के आने का कोई साइन दिखा और ना ही कोई आवाज आई। तब उसे ऐसा शक हुआ कि शायद मृणाली बाथरूम में है ही नहीं। यही सोचकर वो अपने बेड पर से उठा और बाथरूम के पास गया। पहले उसने गेट पर कान लगाकर अंदर की कोई आवाज सुनने की कोशिश की। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तब उसने गेट पर नॉक किया, पर जब वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब उसने डोर नॉब पर हाथ रखा और उसे घुमा दिया। गेट के खुलते ही आदित्य ने देखा कि वहां पर कोई नहीं था और उसे समझ आ गया था कि मृणाली शायद अपना काम करके पहले ही नीचे चली गई थी।
क्योंकि टॉयलेट की सीट थोड़ी साफ दिख रही थी और उसके साथ ही बेसिन के आसपास भी एक ब्रश और टूथपेस्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से आदित्य को पता चल रहा था कि वो वहां पर अपना काम करके पहले ही नीचे चली गई है। तब उसे अपने आप पर हंसी आने लगी कि वो इतनी देर से यही इमेजिन कर रहा था कि वो अंदर होगी और अपना टाइम ले रही है, और उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बस यही बात सोचकर वो एक कदम बढ़ाकर अंदर गया, फिर वहां के गेट को लॉक लगाकर खुद फ्रेश होने लगा। 15 मिनट के अंदर ही आदित्य पूरी तरह तैयार हो गया था। उसे पता था कि उसे कहीं जाना तो है नहीं, लेकिन वो बस अपने आप को किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तब उसने कमरे का गेट खोला और वो नीचे हॉल की तरफ जाने लगा। उसे पता नहीं था कि वो वहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसा उसने नहीं सोचा था उसे कुछ वैसा ही दिख रहा था। वहां पर अकेला अमित बैठकर चाय पी रहा था। वो बस अपने फोन को चलाकर कुछ देख रहा था। आदित्य को बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि अमित वहां पर अकेला क्यों बैठा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उस घर की औरतें अभी भी उससे खफा हैं और शायद उसे अपनी जिंदगी उन दोनों को मनाने में ही निकालनी होगी। Thanks for hearing the 2 episodes of today. Next episodes will come from tomorrow. ये 300वां एपिसोड्स था. Thank you for hearing.